हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मूथा बुरट। हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन विद द समरी बुक। जिसके पास भी बेटा समरी बुक नहीं, पहले डाउनलोड कर लो वेबसाइट से www.icleak.com में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है समरी बुक। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो बेटा, सो दैट फटाफट जैसे ही मैंने यहाँ वीडियोस डाले आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी तक बेटा हमने कहाँ तक क्या कर लिया, हमने बुक 1 का रिवीजन कर लिया। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं ये जीएसटी का हमारा क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है। और यहाँ पे अभी तक के हम यहाँ पे मॉड्यूल 1 जो हमने पढ़ी थी क्लास में, उसका पूरा क्विकली रिवीजन कर चुके। मॉड्यूल 2 में भी हमने अभी तक की रजिस्ट्रेशन कर लिया है। देन हमारा आईजीएसटी एक्ट का जो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। टैक्स इनवॉइस कर लिया और इस वीडियो में हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मॉड्यूल 2 का रिवीजन हमारा यहाँ पे अभी स्टार्ट है। ठीक है, चालू है हमारा मॉड्यूल 2 का रिवीजन। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी मैं, बट वन ऑफ द वेरी इजी चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स सिंपल सा चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं। वैसे भी हमने जिस हिसाब से पढ़ा, आपको पता है अपन ने क्लास में 90 आवर्स में कितने बढ़िया तरीके से बेटा, अब नाउ ओनली द कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इज द की। कोई टेंशन की बात नहीं है, अपन ने यहाँ पे क्लास में 90 आवर्स में पूरा जीएसटी पढ़ा, प्लस कस्टम्स पढ़ा, प्लस एक एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करके देगा। हर चैप्टर के बाद हर कंसेप्ट पे अपन ने प्रॉब्लम लिया। आरटीपी के सारे प्रॉब्लम्स हो गए, अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हो गए, अपन ने डेवलप्ड वाले क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, यहाँ पे एमटीपी के हो गए, सारे अपन ने ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस अपन ने क्लास में डिस्कस किए। हर कंसेप्ट पे अपन ने एग्जांपल से पढ़ा है, हर कंसेप्ट को अपन ने यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ा है। अपने को एग्जाम में कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है अपन ने सब कुछ देख लिया है। अब आपके टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपको एग्जामिनेशन आना ही है। अपन ने बहुत बढ़िया तैयारी करी है क्लास में, ठीक है। अब इसके बाद हम 15 घंटे का रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बच्चों सबको, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं सेंड करने वाली हूँ। ये एक क्वेश्चन पेपर जो है ये आपका टेस्ट पेपर है। आपको बैठ के पूरा प्रिपरेशन और यहाँ रिविजन होने के बाद में आपको एक क्वेश्चन पेपर लिख के देखना है। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 3 घंटा एग्जाम एनवायरमेंट में बैठ के पेपर लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आता है। यहाँ पे मैं अपने साइड से पूरे हमने यहाँ पे एफर्ट्स किए कि भाई हमने यहाँ पे 90 आवर्स में पूरा कोर्स कंप्लीट किया, 15 घंटे में हमने पूरा रिवीजन किया, यहाँ पे सेक्शंस हमने रिवाइज किया, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व किया है। पेपर में हमको कैसे लिखना है वो स्ट्रैटेजी हमने डिसाइड कर ली कि हमको केस स्टडी के आंसर्स कैसे लिखने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे ऑप्ट करने हैं। बेटा एमसीक्यू के हिसाब से हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो अब कोई चांस ही नहीं बनता कि आपको एग्जामिनेशन नहीं है। सिर्फ चांस कब बनता है, जब आपने कॉन्फिडेंस लूज किया, मोटिवेशन लूज किया। बेटा इतनी बढ़िया प्रिपरेशन है, अब अपने को कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बिल्कुल लूज नहीं करना है, बिल्कुल लूज नहीं करना है। जिसने भी यहाँ पे हमने इतना बढ़िया पढ़ाई की है, बाकी जो स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे नहीं की है क्लास, उन्होंने भी बेटा आपने पूरी पढ़ाई करी है, आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा है, यहाँ पे आप रिविजन कर रहे हो, आपको 100% सक्सेस मिलनी है, 100% मिलनी है। आपका अल्टीमेटली एग्जामिनर के पास क्या है, आपके पास एग्जाम के 3 घंटे और एग्जामिनर के पास वो पेपर, वही डिसाइड करता है आपको पास होना है कि नहीं। आपको वो 3 घंटे में अंडर कॉन्फिडेंट क्यों होना है, बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं बेटा। अभी ये लास्ट मंथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, सो दैट आप फटाफट सीए बन जाओ। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिगार्डिंग व्हाट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हम यहाँ डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसके पहले बेटा क्विक रिवीजन हो जाए फटाफट, 2 मिनट में हम सेक्शंस रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या सेक्शंस पढ़े थे। सीजीएसटी एक्ट के बेटा कौन से सेक्शंस हमने डिस्कस किए थे, आपको लिखने हैं, एग्जाम में लिख के आने। सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई की टैक्सेबिलिटी हमने पढ़ी थी, सेक्शन 9 लेवी ऑफ सीजीएसटी, सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। बट सेक्शन 11 बेटा हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर हमने क्लास में भी लास्ट में पढ़ा था, सो दैट वो याद रहता है। उसमें बहुत सारी चीजें मेमोरी बेस्ड है रादर देन नॉलेज या एप्लीकेशन। देन सेक्शन 12 बेटा यहाँ पे हमने देखा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन 14 चेंज इन रेट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना, सेक्शन 14 यहाँ हमें बताता है। सेक्शन 15 वैल्यूएशन का था, 15(1) वैल्यूज ट्रांजैक्शन वैल्यू था, 15(2) इंक्लूजन्स एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू था, 15(3) एक्सक्लूजन्स था, ऐसे ही था, बराबर है। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने पढ़ा था, ठीक है। देन सेक्शन 17 हमने पढ़ा अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू ब्लॉक क्रेडिट पढ़ा था। किसमें पढ़ा था, 17(5) में पढ़ा था मैम, बिल्कुल। देन सेक्शन 18 क्रेडिट एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस हमने देखा था, आप अवेल कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, वो सब हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 19 जॉब वर्कर को इनपुट और कैपिटल गुड्स भेजा तो आईटीसी क्या प्रिंसिपल ले सकता है, यस। कहाँ लिखा है, सेक्शन 19 में।
सेक्शन 20 हमने किस चीज से रिलेटेड पढ़ा था, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोविजन हमने वहां पढ़े थे। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा 20 तक याद कर लिया, उसके बाद 3 सेक्शन है रजिस्ट्रेशन चैप्टर के जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़े थे। सेक्शन 22 किस चीज से रिलेटेड था, अगर आपको याद हो तो पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लिमिट्स थी वहां पे याद हो तो 20 लाख 10 लाख की, एक नोटिफिकेशन आया 40 लाख की लिमिट वाला भी। देन 23 पर्सन हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, हमने वो पढ़ा था। उसके बाद सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बेटा ये पूरे सेक्शन एग्जाम में काम आने 100% सीजीएसटी एक्ट 2017 के ये सेक्शंस आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आने ही आने, कोई चांस नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद आईजीएसटी एक्ट के कुछ सेक्शंस पढ़े थे, कौन से सेक्शंस पढ़े थे, 10 to 14, यहाँ पे 10 to 13 तो बिल्कुल याद रखने आपको। सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई मैम किसका बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का, जब अदर देन इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स के केस में सेक्शन 11। सेक्शन 12 सर्विस के केस में मैम कब, जब रिसिपिएंट और सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लोकेशन ऑफ सप्लायर बोथ आर इन इंडिया, तो सेक्शन 12 से प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस का निकलता है। देन कम्स सेक्शन 13 LOR LOS, एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे किससे, सेक्शन 13 से। देन सेक्शन 14 OIDAR सप्लायर, स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विस और जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट्स आर कंसिडर्ड एज जीरो रेटेड, सेक्शन 16 हमने ये पढ़ा। इतने सेक्शंस बेटा किसके, IGST एक्ट 2017 के, गलती मत करके आना एग्जाम में, CGST एक्ट मत लिख करके आना, फिर बोलते हो एग्जामिनर मार्क्स यहाँ पे कट कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा सेक्शंस गलत नहीं कोट करने। यहाँ हम सेक्शन इतनी बार याद क्यों करें, देखो बेटा यहाँ पे 100-200 सेक्शंस याद करने होते तो मैं भी आपको नहीं बोलती, जब पता है कि ये 25-30 सेक्शंस है, इसी में से एग्जाम में आना है, तो क्यों नहीं याद करके जाना है, बिल्कुल याद करके जाना है आपको। और यहाँ पे जब पता है इतने ही सेक्शंस में से एग्जाम में आना है, आप लिखो, कितना बढ़िया इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आता है यार आपका। मैं आपको 100-200 सेक्शंस याद करने तो बोल नहीं रही हूँ, तो इतने सेक्शंस आपको याद रखने और एग्जाम में लिख के आने, ठीक है। ये सेक्शंस का क्विक रिवीजन हो गया। अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स किसको, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एट विच प्लेस, किसे रिक्वायर्ड है बुक्स रखने की और किस जगह पे, कौन भाई, सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी, कहां पे बेटा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी। वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, एक से ज्यादा है आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस, देन अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जहां पे आपके पास एक या एक से ज्यादा है तो उस केस में अकाउंट्स रिलेटिंग टू दैट आपको उसी जगह पे मेंटेन करने हैं, हर जगह पे इंडिविजुअली जगह पे मेंटेन करने हैं। इफ एनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ बुक्स आर फाउंड एट एनी अदर प्रीमाइसेस दे शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अब आपकी कोई बुक्स कहीं और मिल रही है तो इट विल बी प्रिज्यूम कि रजिस्टर्ड पर्सन नहीं वो मेंटेन के, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट एविडेंस पे काम करेगा। यहाँ एविडेंस मिल रहा है, आपकी बुक्स मिल रही तो वो माना जाएगा कि वो रजिस्टर्ड पर्सन की ही बुक्स और डॉक्यूमेंट्स हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, ये हमने पूरा पढ़ा था, ठीक है। तो आपके बुक्स क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अलाउड है, हाँ बिल्कुल अलाउड है, जरूरी नहीं कि प्रिंटेड फॉर्म में रखना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप रख सकते हो। Types of accounts and records. Every registered person shall maintain the following books of accounts. काय के, प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चर के, गुड्स के, गुड्स का जो भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके आपको अकाउंट्स रखने। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो मेरा सप्लाई आ रहा है इनवर्ड, जो मेरा आउटवर्ड है वो उसका। देन स्टॉक, कितना स्टॉक मेरे पास रखा है उसका। आईटीसी अवेल्ड, मैंने जो इनपुट्स यहाँ पे, यहाँ जो भी मेरे पास इनवर्ड आया उसमें मैंने क्या आईटीसी लिया, क्या आईटीसी लिया, आपको आईटीसी अवेल। आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड, और आउटपुट पे आपने कितना टैक्स पेएबल है, कितना आपने टैक्स पे किया है, इन सभी चीजों के यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। प्लस इसके अलावा जो भी अदर प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, रूल्स में गवर्नमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर देती है कि कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। जो भी प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, उस पे जो आईटीसी लिया, जो आउटपुट पे किया, देन जो स्टॉक ऑफ गुड्स है उसका, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। प्लस रूल्स में क्या लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है कि भाई अगर गुड्स और सर्विसेज आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो
तो उसके भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। एंड सप्लाई अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑन आरसीएम बेसिस अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट डेबिट नोट, रिसीट वाउचर। तो जो भी आरसीएम के बेसिस पे आपका यहाँ पे पेमेंट है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट डेबिट नोट, रिसीट वाउचर। सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव पेड एंड एडजस्टमेंट मेड देयर ऑन, तो और एडवांस रिसीट पेड के आपको क्या सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने रहेंगे। तो बेटा ये सारे रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने, रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने, रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने। अब कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो अभी तक के हमने पढ़ा ये सारे रिकॉर्ड सभी लोगों को, सभी रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने। कुछ स्पेसिफिक अलग अलग लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिक रिकॉर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि एजेंट के केस में एजेंट को क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, एजेंट को क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, ये बात हुई। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स of authorization received by him from each principal to receive or supply such goods on behalf of such principal separately। तो जो भी authorization उसको मिलता है किससे, प्रिंसिपल से, कि भाई क्या गुड्स रिसीव कर सकता है, क्या यहाँ पे सप्लाई कर सकता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या उसको ऑथराइजेशन, जो प्रिंसिपल ने ऑथराइजेशन दिया उसका उसको मेंटेन करना है। देन particulars including description, value, quantity of goods or service received on behalf of every principal। तो यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी है, जो भी गुड्स उसको रिसीव हुए हैं, जो भी गुड्स या सर्विसेज रिसीव हुई है उसको प्रिंसिपल के बिहाफ में उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू या क्वांटिटी। पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ में बेटा, प्रिंसिपल के बिहाफ में यहाँ पे जो भी गुड्स उसने सप्लाई किया उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी भी उसे बिल्कुल मेंटेन करना है। देन डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू प्रिंसिपल, एवरी प्रिंसिपल, हर एक प्रिंसिपल को, जो हो सकता है वो एजेंट हो 2-3 प्रिंसिपल का, तो सबके लिए जो भी उसने अकाउंट्स फर्निश किए हैं वो भी उसको मेंटेन करना है। टैक्स पेड ऑन रिसीट और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो भी उसने टैक्स पे किया है, जो भी टैक्स पे किया है उसका भी, तो ये सारे रिकॉर्ड्स की भी उससे जो भी ऑथराइजेशन हुआ, फिर उसके लिए जो भी उसने गुड्स रिसीव किए या सप्लाई किए उसका बेटा उसका डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और वैल्यू, फिर उसके बाद जो भी अकाउंट्स उसने फर्निश किए या जो भी टैक्स पे किए रिसीट्स पे, वो सारे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वो सारे रिकॉर्ड्स एजेंट को मेंटेन करना है, एजेंट को मेंटेन करना है। मैन्युफैक्चरर को क्या मेंटेन करना है, मंथली प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स showing quantitative details of raw material or services used in manufacture and quantitative details of goods so manufactured including the waste and byproducts thereof। तो मंथली प्रोडक्शन, क्वांटिटेटिव डिटेल्स किसका, रॉ मटेरियल का और सर्विसेज का, रॉ मटेरियल का और सर्विसेज का क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन करना है उसको। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, सर्विस सेक्टर वालों के लिए क्या एडिशनल रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस के लिए, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैंने क्या गुड्स यूज किए, क्या गुड्स मैंने यूज किए, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस यूटिलाइज एंड द सर्विस सप्लायर। तो जो भी गुड्स मैंने यूज किए सर्विस सप्लाई करने के लिए, उसके अलावा मैंने जो इनपुट सर्विस रिसीव करी, फिर जो मैंने आउटपुट सर्विस दी, इन सभी के डिटेल्स मुझे मेंटेन करने। देन रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस वर्क कॉन्ट्रैक्टर को क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। सो द नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, जिसके बिहाफ में आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। देन डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, बेटा ये सब इतने वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो जो नेक्स्ट पेज में सेक्शन 35 दिया हुआ है वही यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को इस चैप्टर में, ठीक है। नाउ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ठीक है हमने पढ़ा, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी यूटिलाइज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव, हर एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कितना वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपको क्या पेमेंट मिला, जो भी सप्लायर है जिनसे आपने गुड सर्विसेज रिसीव की उनका डेटा, ठीक है। तो ये सारा आपको, नेम एड्रेस ऑफ पर्सन जिसके बिहाफ में आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका पूरा डेटा आपको चाहिए। सेकंड, वो सारा डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी गुड्स या सर्विस का जो आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिसीव करी है, फिर जो आपने यूज करी है, फिर जो भी आपने पेमेंट रिसीव किया है, और जो सप्लायर जिनके लिए, फ्रॉम होम, जिसके लिए आपने यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज रिसीव करी है, जिनसे रिसीव करी है, ये सारा डेटा आपको वर्क कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेन करना है। रिकॉर्ड्स व्हिच आर नॉट टू बी मेंटेन बाय सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम वाले को कौन कौन सा डेटा नहीं मेंटेन करना है, स्टॉक का भी मेंटेन नहीं करना है, टैक्स का भी उसे मेंटेन नहीं करना है, स्टॉक और टैक्स का डेटा उसे नहीं मेंटेन करना है। नाउ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 2 करोड़, उसको अपना अकाउंट्स ऑडिट कराना चाहिए, किससे, सीए से या सीएमए से, ठीक है। यहाँ कंपलसरी, जिसका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 2 करोड़ से ज्यादा, उसको सीए या सीएमए से अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे और सबमिट करना पड़ेगा ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और जो भी डॉक्यूमेंट्स है एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अभी आगे हम इसका पूरा डिस्कशन और करेंगे। अब अगर आपको जो अकाउंट्स मेंटेन करने बोला है गवर्नमेंट ने, आपने मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा,
तो क्या होगा बेटा, बड़ा सिंपल चैप्टर है, वैसे ये मेरे को पढ़ाना नहीं चाहिए, बट क्विकली 15-20 मिनट में मैं यहाँ पढ़ा दूंगी, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। ये चैप्टर में कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फेलियर टू मेंटेन अकाउंट्स, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू account for goods or services, the proper officer shall determine the amount of tax payable on goods or services or both that are not accounted for and the provisions of section 73 and 74, जो भी शॉर्ट लेवी नॉन लेवी यहाँ पे नॉन पेमेंट के जो भी प्रोविजंस है नॉर्मल केसेस फ्रॉड केसेस के, एज द केस में भी सेल मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे अगर आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो प्रॉपर ऑफिसर फाइंड आउट करेगा कि आपको कितना टैक्स पेएबल है और आपकी टैक्स लायबिलिटी प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे निकालेगा। देन पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, तो ये सब जो अकाउंट्स आपने बनाए, ये कब तक के रखने, कब तक के रखने हैं आपको प्रिजर्व करके, यहाँ पे रिटेंशन कब तक होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको मेंटेन करने हैं 72 मंथ्स। 72 मंथ्स मतलब एक साल में 12 महीने, 6 साल की बात कर दी, तो यहाँ पे 6 साल की बात कर दी। 72 मंथ्स दैट इज 6 years from the due date of furnishing annual return for the period of pertaining to such and accounts and records। तो यहाँ पे ड्यू डेट क्या होती है एनुअल रिटर्न की बेटा, 31 दिसंबर होती है। 18-19 के रिटर्न है फॉर एग्जांपल, इसका ड्यू डेट कब रहेगा, 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 18-19 का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट प्लस यहाँ से 6 साल कर लो, प्लस यहाँ से 6 साल कर लो, तो 18-19 का रिटर्न आपको यहाँ से आपने 6 साल पकड़ लिया, तो आपको कब तक के मेंटेन करना है बेटा, 31 दिसंबर 2025 तक के आपको 18-19 के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने 6 साल तक के। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज ऑन पार्टी टू अपील, बट अगर आपका केस यहाँ पे 18-19 के लिए फॉर एग्जांपल आपका केस अपील में जा रहा है, तो फिर शैल मेंटेन अकाउंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ appeal or revision of proceeding or investigation or 72 months that is 6 years from the due date of furnishing annual return whichever is later। तो यहाँ पे बेटा 1 साल और ऐड हो जाएगा, समझ लो आप। तो यहाँ पे अगर आपका केस अपील में गया हुआ है, 18-19 के लिए आप अपील में गए हुए, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 1 साल जो भी अपील में जा रहे हो, रिवीजन में जा रहे हो, प्रोसीडिंग में जा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हो, तो उस केस में आपको 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ अपील और 6 years whichever is later। तो यहाँ पे आपको तब तक के आपके अकाउंट्स मेंटेन करके रखने हैं, तब तक के आपके अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करके रखने हैं। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अमेंडमेंट भी है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 2 crore। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बेटा बहुत बार पढ़ ली अपन ने, बहुत बार पढ़ ली, कहाँ नहीं पढ़ी हमने, कंपोजिशन में पढ़ी, रजिस्ट्रेशन में पढ़ी, अभी आपको याद हो गई होगी, कंपोजिशन में डिटेल डिस्कशन किया था। तो जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है कितने से, 2 करोड़ से शेल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सीए और सीएमए। आप लोग ऑडिट करोगे सीए बनने के बाद, तो आप लोगों को ऑडिट करना पड़ेगा या सीएमए को ऑडिट करना पड़ेगा कभी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होता है तो। and shall submit a copy of audited annual accounts and reconciliation statement। और आपके audited annual accounts और reconciliation statement की कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। reconciliation statement का मतलब क्या होता है बेटा, reconciliation statement reconcile करता है कोई 2 चीज, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। क्या 2 चीजें कि सप्लायर रिटर्न के हिसाब से क्या है, रिटर्न्स में मैंने क्या सप्लाई डाली, और सप्लाई एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सप्लाई डाली, दोनों के बीच के जो डिफरेंस है क्यों है, उसके रिकंसिलेशन के आइटम्स रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में रहते हैं। तो जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, सीए या सीएमए से ऑडिट करवाए और उसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स प्लस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वो सबमिट करें। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो भी साल भर की थी आपकी, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से सप्लाई क्या है उसके बीच का वैल्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू ऑडिट by CA CMA if the books are subject to audit by CAG of India or any statutory auditor appointed for auditing the अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की बुक्स हैं तो उसको सीए सीएमए की ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर उसका ऑडिट सीएजी कर रहे हैं या कोई और स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया है लोकल अथॉरिटी ने यहाँ पे लोकल अथॉरिटी के लिए, तो उस केस में जरूरत नहीं है उनको सीए सीएमए से ऑडिट कराने की।
किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। अगर उनका ऑडिट सीएमए यहाँ पे सीएजी कर रहे हैं या कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर रहा है जो कि अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ, जिनको अपॉइंट किया गया है लोकल अथॉरिटी का अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए, तो उस केस में उनको यहाँ पे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को। तो बेटा यहाँ पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है ये चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का, ठीक है। अब इसमें जो पोर्शन है बेटा ई वे बिल का, इसका एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है और सेपरेटली इसका लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है। तो ये ई वे बिल आपका सेपरेटली रिकॉर्ड और अपलोड होगा। यहाँ पे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला पोर्शन जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।